Hello, today we are going to go over 9 stages of ego development by Susan Cook Greuter. In the last video, we talked about 6 basic emotional human needs. और इस वीडियो में जब हम बात करेंगे कि ईगो डेवलपमेंट की कि हाउ आवर ईगो इज इवॉल्व्ड विद टाइम, तो हमें समझ आएगा कि जो पहली 6 ह्यूमन नीड्स थी, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड टू 9 स्टेजेस ऑफ ईगो डेवलपमेंट. बेसिकली हम इसको ईगो डेवलपमेंट भी कह सकते हैं या हायर सेल्फ डेवलपमेंट भी कह सकते हैं. जैसे जैसे हमारी ईगो टेम होती है या कंट्रोल में आती है, जैसे हम जिसको नफ्स भी बोलते हैं, जो हमारे अंदर नफ्स है, अगर वो कंट्रोल में आती है तो हमारी हायर सेल्फ डेवलप होती है. हायर सेल्फ डेवलप होने का मतलब ये है कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि आवर ईगो वांट्स अस टू बी इन टर्मोइल एंड आवर हायर सेल्फ वांट्स अस टू बी एट पीस. हायर सेल्फ जो है वो ईगो का ऑपोजिट है, जो कि हमें अल्लाह के करीब लेके जाता है. तो बेसिकली 9 स्टेजेस ऑफ ईगो डेवलपमेंट में जो पहली स्टेज है वो इन्फेंसी है. इन्फेंसी में जब बच्चा पैदा होता है, बहुत छोटा होता है, उसको दुनिया की समझ नहीं आ रही होती. ही कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड हिमसेल्फ. उसको ऐसा लगता है कि जितने भी लोग हैं या जितना भी एनवायरनमेंट है, उन सब के लिए इसकी जो मेरी जो नीड्स हैं वो सब के लिए उतनी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, उसकी बेसिकली नीड्स हैं क्या, पानी है या फूड है या रेस्टरूम यूज़ करना है या डायपर वगैरह चेंज कर दिया, बेसिकली अच्छा, उसके बाद दूसरी स्टेज आती है उसमें टॉडलर. टॉडलर में जब वो तकरीबन 2.5 साल 3 साल से लेके ये स्टेज है 9-10 साल की उम्र तक. इस स्टेज में अब वी कैन डिफ्रेंशिएट उसको बिटवीन हिम एंड अदर पीपल एंड द एनवायरनमेंट. अब वो लैंग्वेज सीख रहा है, बोलना सीख रहा है, कल्चर से चीज़ें सीख रहा है, अपने पेरेंट्स से सीख रहा है, स्कूल से सीख रहा है, रिलीजन से सीख रहा है. तो इस वक्त उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है और उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो प्रोग्राम हो रहा है. तो इस स्टेज में वो रियलाइज करता है कि जो उसकी नीड्स है ना वो बाकी लोगों के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और उन लोगों की जो नीड्स हैं वो उनके लिए मेरी नीड्स से पहले हैं. तो या तो उसको रोना पड़ेगा या एम्पथी या सिंपथी लेनी पड़ेगी, टेम्पर टेंट्रम थ्रो करना पड़ेगा, तो ही उसका काम होगा. अच्छा, इस स्टेज में जो बच्चा है वो टोटली डिपेंडेंट है पेरेंट्स पे और एनवायरनमेंट पे. तो इसलिए उसकी फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ बहुत हाई हैं, और इसलिए वो मामी मामी करता हुआ या डैडी डैडी करता हुआ पेरेंट्स के पास भागता है जैसे ही वेन एवर ही फील्स थ्रेटन्ड. अच्छा, और क्योंकि उसकी वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो डिपेंडेंट है, तो वो बहुत सेल्फिश है. उसका अपना एजेंडा है जिसको उसको फॉलो करना है. दूसरे के एजेंडा जो है ही डजंट केयर अबाउट अदर पीपल एज मच. जैसे कि अगर उसके बाप के पास पैसे नहीं भी हैं, तब भी उसको अगर खिलौना चाहिए तो वो जिद करता ही रहेगा. ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, अपने एजेंडा की उसको फिक्र है, दूसरों की फिक्र नहीं है. अच्छा, इस स्टेज में अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार से, नरमी से, कंपैशन से, काइंडनेस से अगर ट्रीट किया जा रहा है और वो उसी तरह बड़ा हुआ है, तो वही चीज़ उसके सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो जाएगी और वो वैसा ही बन जाएगा. और अगर उसको नज़र आता है इसके बरक्स के झूठ बोलना, चालाकी करना, मैनिपुलेट करना, डिसऑनेस्टी और रूड बिहेवियर या वायलेंस से काम निकलता है, तो वो उसी तरह उसकी सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग हो जाएगी. अच्छा, तीसरी स्टेज है, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्ट. अब इस स्टेज में एज का कोई ताल्लुक नहीं, ये 90 साल का बंदा भी हो सकता है. इस स्टेज में बंदा बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, कोई केयरिंग नहीं है, कोई एम्पथी नहीं है, कोई सिंपथी नहीं है, कोई गिविंग नहीं है. उसको सिर्फ अपने रिसीविंग की फिक्र है. और यहाँ पे लाई, डिसीट, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई हैं. और
नेगेटिव इमोशंस बहुत हाई हैं उसके उसके अंदर, जैसे हेट है, जेलसी है, एंगर है, रिजेंटमेंट है, वरी है, फियर है, वो बहुत हाई है। और दे ऑलवेज एक्ट आउटवर्ड्स एंड नेवर एक्ट इनवर्ड्स। जब जब इनवर्ड अगर नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो उसमें गिल्ट और शेम भी आ जाती है। तो यहाँ पे कोई गिल्ट और शेम नहीं है, और जो नेगेटिव इमोशंस है दे आर एक्सप्रेस्ड वेरी लाउडली। जैसे कि लोग गाली गलौज करते हैं वो उस स्टेट में आते हैं, और कोई गिल्ट नहीं है, शेम नहीं है। और अगर वो कोई मॉरल्स या लॉ को अबाइड कर रहा है या कंफर्म कर रहा है तो वो सिर्फ फ्रॉम द फियर ऑफ गेटिंग कॉट और फियर ऑफ पनिशमेंट है। यहाँ पे वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगा, हमेशा वो कंप्लेन और ब्लेम करेगा और दूसरों पर डाल देगा, क्योंकि वो इजी तरीका है अपने ऊपर से बोझ या बर्डन हटाने का। अच्छा, अब तीसरी स्टेज में, यानी जो हमने अपॉर्चुनिटीज की बात की है, इसमें अगर देखा जाए ह्यूमन नीड्स, जो हमने 6 ह्यूमन नीड्स की बात की थी, उसमें अब इसकी पहली 2 स्टेजों में सिर्फ सिक्योरिटी, श्योरिटी, सर्टेनिटी थी, लेकिन अब उसकी वैरायटी और अनसर्टेनिटी की भी नीड थी। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगली स्टेज है कन्फॉर्मिस्ट की। कन्फॉर्मिस्ट में क्या होता है कि अब उसकी कनेक्शन और बॉन्डिंग की लोगों के साथ नीड बढ़ गई है। तो वो क्या करेगा कि या तो कोई चर्च ग्रुप ज्वाइन कर लेगा, या कोई मस्जिद का ग्रुप ज्वाइन कर लेगा, या कोई गैंग ज्वाइन कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है। उससे उसकी काफ़ी सारी नीड्स सेटिस्फाई होती हैं और लोगों के साथ उसकी बॉन्डिंग और कनेक्शन भी बढ़ती है। अच्छा, यहाँ पे उसकी अपने ग्रुप के साथ लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो उसके ग्रुप के लोग नहीं हैं उनको वो बहुत बुरा, ईवल समझता है और उनको नुकसान पहुंचा सकता है। अपनी लॉयल्टी और सिंसियरिटी उसकी अपने ग्रुप के साथ है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे जैसे मिलिट्री है, मिलिट्री में चाहे गुड या बैड मिलिट्री, दोनों में इस तरह के लोग हो सकते हैं कि जब वो वॉर क्राइम्स वगैरह करते हैं तो उस वक़्त उनको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। वो कन्फॉर्मिस्ट स्टेज के लोग होते हैं। और मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं और हज भी किया हुआ है, लेकिन झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, लोगों का बुरा चाहते हैं, बिजनेस डीलिंग में भी ऑनेस्ट नहीं है, और लोगों के साथ एम्पैथी और काइंडनेस का सलूक भी नहीं करते। तो वो बेसिकली असल में कन्फॉर्मिस्ट स्टेज पे हैं अभी, क्योंकि उनका जो रूहानियत का और अल्लाह के साथ बॉन्डिंग का, स्पिरिचुअलिटी का सफ़र है ना, वो अभी शुरू नहीं हुआ। वो अगली स्टेजेस में जाके हम देखेंगे कि तकरीबन 7th स्टेज पे जाके शुरू होता है। और उस वक्त जब बंदा रिलीजियस होता है या मुसलमान होता है या कोई भी मज़हब से होता है, तो उस वक्त उसका कनेक्शन और बॉन्डिंग और रूहानियत का सफ़र शुरू होता है। ठीक है, जैसे कि वो बाबा बुल्ले शाह ने भी कहा है ना, जे तू बंदिया पाना है रब नू कर साफ अंदर दी खोटी। तो इस स्टेज पे अभी भी जजमेंट बहुत हाई है और नेगेटिव इमोशंस हाई हैं। अच्छा, इसके बाद आता है अगली स्टेज है, उसको बोलते हैं एक्सपर्ट। एक्सपर्ट में क्या होता है कि बंदे की नॉलेज और एबिलिटी टू डू परफॉर्म थिंग्स जो है ना, काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। जब वो इम्प्रूव हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा लॉजिक से बातें करना शुरू कर देता है। लॉजिक से बातें मतलब जैसे कि रिलीजन में तो बहुत सारी चीज़ें जो फेथ है या बिलीफ है, तो वो उनको नहीं मानता या उसके खिलाफ बहस करता है। और हर जगह उसकी ये डिज़ायर होती है कि बहस अगर कहीं हो गई है, कोई डिस्कशन हो रहा है, तो मैं सेंटर ऑफ अटेंशन हूँ और एंड में बहस मैं जीतूँ। और उससे ये होता है कि उसकी जो कनेक्शन और बॉन्डिंग है लोगों से, वो हर्ट होना शुरू हो जाती है। यहाँ अब इसकी जो चौथी नीड है, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस की नीड हाई है, तो उसके लिए वो या शो ऑफ की नीड बहुत हाई है। और जो उसकी एबिलिटी है टू परफॉर्म थिंग्स और उसकी जो नॉलेज है, उसमें वो बहुत ज़्यादा प्राइड लेता है। और अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो उसको नहीं पता, तो वो उसकी प्राइड हर्ट होती है। अच्छा, अभी इस स्टेज तक उसकी एबिलिटी लोगों के साथ मिल के काम करने की, चलने की
वो अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ उसकी थोड़ी बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो रही है, लेकिन अभी भी कंप्लेन और ब्लेम हाई है। और दूसरी स्टेजेस के जो उससे नीचे के लोग हैं, उनके लिए उसकी जजमेंट भी बहुत हाई है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आती है सिक्स स्टेज विच इज़ अचीवर। अचीवर में अब वो इतना इवॉल्व कर गया हुआ है कि अब उसके अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है। अब कंप्लेन और ब्लेम और दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना और दूसरों पे चीज़ें डाल देना वो बहुत कम है। जैसे कि अब सेल्फ हेल्प की बुक हैं या मोटिवेशन और इंस्पिरेशनल कंटेंट है, वीडियोस हैं, बुक्स हैं, वो पढ़ना शुरू करता है। जैसे टोनी रॉबिन्स हो गया या डेल कार्नेगी हो गया। अब उसने ये रियलाइज़ कर लिया है कि अगर मैं ठीक हूँगा तो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और उसके अंदर डिज़ायर है ग्रोथ की और प्रोग्रेस की। बाकी जो पहली वाली नीड्स हैं वो थोड़ी कम हो गई हैं। अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई डिज़ायर है ग्रोथ की और प्रोग्रेस की, और वो 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहा है, 6 दिन 7 दिन, और बहुत ज़्यादा अचीव कर रहा है मटेरियल चीज़ें और करियर में सक्सेस। अब ये करियर में सक्सेस बिजनेस में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, फिटनेस में हो सकता है, एथलीट हो सकता है बंदा, रिसर्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन अब उसकी जजमेंट काफ़ी कम है। उसको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई काला है, गोरा है, मैक्सिकन है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है। वो इन चीज़ों से अभव हो गया है। अब वो सबको एक ही नज़र से देखता है। उसके अंदर बायस बहुत कम हो गया है, जजमेंट कम हो गई है। लेकिन जो कम सक्सेसफुल लोग हैं उसके लिए अभी भी उसकी जजमेंट हाई है। अच्छा, ये 6 स्टेज हो गई अचीवर। और ज़्यादातर जो साइंटिफिक रिसर्च है और इंजीनियरिंग की रिसर्च है और मेडिकल में रिसर्च और जो लोगों ने अचीव किया है वो ज़्यादातर लोग इस कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, उसके बाद 7वें नंबर पे प्लूरलिस्ट। प्लूरलिस्ट में क्या होता है कि अब क्योंकि उसकी ग्रोथ की नीड तो 6 स्टेज पे हाई हो चुकी थी, वो तो अभी है ही, लेकिन साथ में अब गिविंग की यानी 6th ह्यूमन नीड, बेसिक ह्यूमन नीड भी आ चुकी है उसमें। अब गिविंग की नीड उसके अंदर इवॉल्व होना शुरू हो गई है, और अब उसको बिजनेस में और जॉब में ग्रो तो करना है, लेकिन सबके साथ मिलके करना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर इवन वो किसी बच्चे से भी बात करता है तो वो ये सोचता है कि यार इसका अफेक्ट इसके जहन पे या इसकी साइकोलॉजी पे क्या होगा और बाद वाली लाइफ पे क्या होगा। और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, ग्रो करना चाहता है, सबके साथ मिलके करना चाहता है। और यहाँ पे उसके जो नेगेटिव इमोशंस है ना बहुत ज़्यादा टेम हो गए, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ गए। जैसे हेट है, जेलसी है, एंगर है, रिजेंटमेंट, ये सारे बहुत ज़्यादा टेम हो गए। और अब उसका जो स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो अल्लाह के साथ, वो यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो गया है। और जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वो अल्लाह की मदद आ गई या रहमत आ गई या बरकत आ गई, वो यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ये बड़े बड़े लोग जो बड़े काम करते हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, वो इसमें आएंगे या इसकी अगली स्टेज में आएंगे। और इसके अंदर गिविंग की नीड हाई है, वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है अपनी नॉलेज से, टाइम से, पैसे से। जैसे हमने कहा ना कि अल्लाह की मदद आ गई, इसको हम साइंटिफिकली इस तरह प्रूफ कर सकते हैं कि एक चीज़ होती है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये एक न्यूरल नेटवर्क है जो कि पास फिल्टर है या स्टॉप फिल्टर है। इसकी एग्जांपल ऐसे हम दे सकते हैं कि अगर लेट्स से आपने एक गाड़ी ली जो आपको लगता था कि बहुत कम लोग चलाते हैं, राइट। जैसे ही आपने ली, अब आपको हर जगह नज़र आ रही है, राइट। आई एम श्योर यू हैव नोटिस्ड इट। और इसकी एग्जांपल मैं और भी एक देता हूँ कि 2006 में एक मेरा दोस्त था जुल्फ़िकार भट्ट, उसकी मुझे कॉल आई न्यूयॉर्क से कि यार कोई बताओ, कोई बिजनेस बताओ कि मैं करूं। मैंने उसको चेक कैशिंग का बिजनेस बताया जो कि 1% आप चार्ज करते हैं और चेक्स कैश करते हैं लोगों के। तो पूरा मैंने उसको बताया कि कैसे उसका लाइसेंस मिलता है, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। 10-15 मिनट में उसको समझाया। उसके बाद उसने कहा यार मैंने कभी इसको न्यूयॉर्क में देखा नहीं है, मुझे लगता नहीं कोई न्यूयॉर्क में करता है। 2 दिन बाद उसकी कॉल आई कि यार मैं जहां जाता हूं वहां 1% चेक कैशिंग का साइन पहले ही है। तो बात यह है कि साइन पहले ही था, उसको नजर नहीं आ रहा था। इवन दो वो अभी ढूंढ नहीं रहा, खुद ही नजर आ रहा है। इसी तरह साइंस और अपॉर्चुनिटीज एंड चांसेस टू बी हैप्पी,
to be fulfilled, to enjoy the love, connection, bonding with people and Allah, and be fit and healthy, thrive and prosper in your business and career, and have abundance of money. ये साइंस हैं, चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं. किसी को नज़र आ रही है, किसी को नज़र नहीं आ रही. ठीक है ना. तो जब आप इस स्टेज पे पहुंचते हैं ना, तो ये आपके लिए चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती है. यानी कि जो कहते हैं ना कि बरकत पड़ आ गई, रहमत आ गई. तो अच्छा, इसके बाद 8th स्टेज आती है. अच्छा, उसमें क्या होता है कि ग्रोथ से ज़्यादा गिविंग की नीड, यानी 6th नीड, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है. और पहले जो ग्रोथ की नीड है वो कम होना शुरू हो जाती है. यहाँ पे अभी तक वो बिजनेस वर्ल्ड में सरवाइव कर सकता है और ग्रो कर सकता है, लेकिन उसकी गिविंग की नीड इतनी ज़्यादा है कि ज़्यादा फोकस उसका इस पे है. वो गिविंग पैसे से हो सकती है, नॉलेज से हो सकती है, टाइम से हो सकती है, एफर्ट से हो सकती है, लोगों का अच्छा चाह के हो सकती है. तो यहाँ पे इस स्टेज पे पहुँच के जो है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट होना शुरू हो जाता है और उसका रूहानियत का सफ़र और आगे निकल चुका होता है. अब उसके अंदर जजमेंट ख़त्म हो गई है. जजमेंट से मतलब कि वो लोगों को, किसी को बुरा नहीं समझता. अगर मिसाल के तौर पे उसका नौकर ने चोरी भी कर लिया तो वो उसको बुरा नहीं समझेगा. मिसाल के तौर पे कि ये बिलीफ कि यार पीपल डू देयर बेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल इमोशनल स्टेट एंड देयर बायोकेमिकल स्टेट, एंड जो उनकी सबकॉन्शियस की और दिमाग की प्रोग्रामिंग हुई है, या जो वायरिंग हुई है, इट इज़ डन अकॉर्डिंग टू देयर education, their experiences, their exposure, and the environment they lived in, and the meaning they gave to that environment. तो अगर मैं उस नौकर की जगह होता, उसी घर में पैदा होता, उसी की तरह भूखा कई दफ़ा रहा होता, आगे पीछे लोग चोर होते, तो मैं भी आज शायद चोरी ही कर रहा होता. ठीक है ना. तो इस तरह उसके अंदर जजमेंट ख़त्म हो गई है. जब इंसान के अंदर जजमेंट ख़त्म हो जाती है ना, यानी कि नेगेटिव इमोशंस, जो अल्लाह के साथ बॉन्डिंग और कनेक्शन उसकी शुरू ही तब होती है जब इंसानों के साथ कनेक्शन और बॉन्डिंग होती है. तो होता ये है कि हमारा हर इंसान का जो रूह है, स्पिरिट है, उसका कनेक्शन है अल्लाह के साथ. लेकिन जब नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जैसे हमने बात की है हेट, जेलसी, एंगर, तो वो कनेक्शन में ना जंग लग जाता है. जब वो जंग लगता है ना, तो वो फिर कनेक्शन नहीं रहता. अच्छा, इसके बाद हाँ, 8th स्टेज में अगर हम एग्जांपल दें, इसमें कौन लोग आएंगे, जैसे मेरा ख्याल है इसमें बिल गेट्स आ जाएगा. इस तरह के लोग जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चैरिटीज़ दी हैं, जो बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप्स देते हैं, या बड़ी बड़ी नेशंस के लीडर हैं, जैसे हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना होंगे, या गांधी होंगे, नेल्सन मंडेला, इस तरह के लोग होंगे. अच्छा, इसके बाद 9वें नंबर पे आएगा, उसको स्पिरिचुअलिस्ट या स्पिरिचुअल बीइंग बोल सकते हैं. यहाँ पे अब बंदे की गिविंग की नीड इतनी हाई हो गई है कि उसको बाकी जो पहली नीड्स है, इवन ग्रोथ की नीड भी तकरीबन ख़त्म हो गई है. यानी कि उसके अंदर वर्ल्डली डिज़ायर, यानी पार्टी करना या बड़ी गाड़ियाँ रखना या पैसे की लालच, ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं. 7वीं स्टेज से इन चीज़ों की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है. 9th पे आगे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और उसका सिर्फ अल्लाह के साथ कनेक्शन है, और रूहानियत तो सिर्फ गिविंग की उसको डिज़ायर है. अब इस स्टेज पे बहुत बहुत कम लोग पहुंचते हैं. इसकी एग्जांपल अगर हम दें तो अब्दुल सत्तार ईदी हो सकता है, मदर टेरेसा हो सकती हैं, बाबा बुल्ले शाह हो सकते हैं, जो जितने भी सूफ़ी और सेंट्स थे, बाबा बुल्ले शाह हो गए, गुलाम फरीद हो गए, या शम्स तबरेज़ है, या रूमी, इस तरह के लोग हैं. तो बेसिकली वहाँ से आपका रूहानियत का सफ़र शुरू होता है, और उससे आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ बनता है और लोगों के साथ बनता है. जो आपका कनेक्शन है, अगर लोगों के साथ एम्पथी का, सिंपथी का, काइंडनेस का, फॉरगिवनेस का, गिविंग का अगर है, तो ही वो कनेक्शन बनता है. जैसे हमने पहले भी बात की थी कि नेगेटिव इमोशंस अगर हो तो वो कनेक्शन बन नहीं सकता. जैसे बाबा बुल्ले शाह ने कहा है कि ना, जे तू बंदिया पाना रब नू कर साफ अंदर दी खोटी. तो और इस डिस्कशन से आई होप कि हमें ये समझ आए, मतलब
क्लियर थोड़ा सा हुआ होगा कि जो हमने 6 ह्यूमन नीड्स की बात की थी वो और 9 स्टेजेस ऑफ ईगो डेवलपमेंट, ये जैसे जैसे आपकी नीड्स बढ़ती ऊपर की तरफ जाती है, नंबर हायर की नंबर की तरफ जाती है, इस तरह ईगो डेवलपमेंट भी होती जाती है। ठीक है जी। और एक और बात के जो ज़्यादा इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, ये शुरू होती है 6 स्टेज से। अब होता ये है कि जैसे हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के, इन कंट्रीज़ में ईगो डेवलपमेंट इतनी होती नहीं, बहुत कम लोग 6 या उससे ऊपर जा सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ इनोवेशन नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। लोग एक दूसरे को अपने छोटे से फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसकी वजह से हमारे कंट्रीज डेवलप नहीं हो रहे। अगर हम भी ईगो डेवलप अपनी कर लें या अपने हायर सेल्फ डेवलप कर लें, अच्छे मॉरल, अच्छे वैल्यूज़, अच्छे अखलाकियात को अगर हम अडाप्ट कर लें तो हम भी डेवलप कंट्री बन सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए कि जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो इन्वेंशन हुई है, जैसे आईफोन है, फेसबुक है, गूगल है, बोइंग जहाज़ है, ये हमारे यहाँ भी हो सकती थी, लेकिन आपके अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही पैदा नहीं होगा जब तक कि आप लो ईगो की स्टेजेस पे होंगे। तो इंशाल्लाह यहाँ से हम अपनी रूहानियत का, स्पिरिचुअलिटी का सफ़र शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।